हेलो स्टूडेंट्स, अथरी नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे आहार नाल में अवशोषण की क्रिया। हमने मनुष्य में पोषण के अंतर्गत बताया था कि पोषण की क्रिया के कुछ चरण हैं। उसमें है भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, बहिक्षेपण और स्वांगीकरण। इसमें हम अब तक भोजन के अंतःग्रहण को जान चुके हैं और भोजन के पाचन को जान चुके हैं। भोजन के अंतःग्रहण में देखा था कि बाहरी वातावरण से भोजन को शरीर के भीतर ग्रहण करने की जो क्रिया है उसे हमने भोजन का अंतःग्रहण कहा था। और भोजन के पाचन में हमने कहा था कि भाई जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके जो जटिल अणु हैं उन्हें छोटे छोटे या सरल इकाइयों में तोड़ने की जो क्रिया है उसे ही हमने कहा था पाचन। तो पाचन की क्रिया में भोजन में हमने क्या क्या खाया था? भोजन में हमने खाई थी शर्करा, यानी जितनी भी हमने शुगर खाई वो अंततः पाचन की क्रिया में आपने देखा था एंजाइमों की सहायता से सरल शर्कराओं में ग्लूकोज में फ्रक्टोज जैसी सरल संरचना शुगर्स में बदल गई थी। हमने जो प्रोटीन खाई थी अपने भोजन में, पाचन के फलस्वरूप अंततः वो परिवर्तित हो गई एमिनो अम्ल में। और इसी प्रकार से जो हमने वसा खाई थी अपने भोजन में वो वसा अंततः परिवर्तित होगी वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में। अब ये सब छोटी आंत में हुआ। अब इसके बाद इस भोजन का क्या, इन छोटी छोटी इकाई जो टूट गई इनका क्या होता है? आपने देखा मुख गुहा से लेके आमाशय में और आमाशय के बाद छोटी आंत तक आते आते पाचन की क्रिया पूरी हो गई और ये छोटी छोटी इकाइयां बन गई। अब इन इकाइयों का छात्रों होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब यानी कि पचित भोजन का रुधिर या लसिका में मिल जाना ही भोजन का अवशोषण कहलाता है। और ये भोजन का अवशोषण होता है हमारी आहार नाल में। आहार नाल में मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो क्या इन सब में अवशोषण होता है? अगर मैं सही कहूं तो भाई थोड़ा तो मुख गुहा में भी होता है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण अगर हम बात करें, भोजन का अवशोषण, तो भोजन का कुछ अवशोषण तो मुख गुहा में भी होता है। कुछ औषधियां हैं जो मुख गुहा की जो म्यूकोसा है, जो मुख गुहा की परत है उसके द्वारा अवशोषित हो जाती है। यानी कुछ औषधियां मुख गुहा का जो स्तर है उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बीमारियों में मुख गुहा में एक औषधि रख दी जाती है और वहीं से वो अवशोषित हो जाती है, इमरजेंसी दवाई। तो इसका मतलब कुछ औषधियां जो है मुख गुहा के द्वारा अवशोषित होती है। अब फिर आमाशय में क्या? आमाशय में भी कोई अवशोषण होता है? आमाशय में अवशोषण, आमाशय में अगर हम अवशोषण की बात करें तो भाई कुछ मात्रा में जल, एल्कोहल, पूरा का पूरा एल्कोहल 100% आमाशय में अवशोषित हो जाता है और कुछ बहुत कम, कुछ सरल शर्कराएं, ये आमाशय में अवशोषित हो जाती है। लेकिन भोजन का जो मुख्य अवशोषण है वो होता है छोटी आंत में। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो मुख्य अवशोषण है उसको ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ें
यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम देखेंगे छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। ये हमें अध्ययन करना है। अगर हम छोटी आंत को देखें तो छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं उसकी म्यूकोसा में, जिन्हें हम कहते हैं रसांकुर या विलाई। जरा हम छोटी आंत की संरचना को ध्यान से देखें। ये मान के चलिए कि छोटी आंत जो है पाइप की तरह ही होगी, है ना। ये दीवार है छोटी, ये मान लिया पाइप की तरह है, और यदि हम इसे काटें तो हमें इस प्रकार से कुछ उभार छोटी आंत में दिखाई देते हैं। इन्हें कहते हैं केरी करंग के वल्लन। ये नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं, खाली उभार से भी बड़े उभार, कुछ बड़े उभार होते हैं, ठीक है, इससे भी आप याद है छोटी आंत में कुछ बड़े उभार होते हैं, और ये बड़े उभार अवशोषण के तल को 3 गुना तक बढ़ा देते हैं। 3 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। अब इन उभारों की जो म्यूकोसा है उसमें भी एक और उभार है, उंगली जैसे उभार हैं उनमें, और इन उभारों को कहते हैं रसांकुर या विलाई, और ये भोजन के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं 10 गुना तक। यानी 3 गुना तो बढ़ाया बड़े उभारों ने और 10 गुना बढ़ा दिया इन रसांकुरों ने। अब इन रसांकुरों के ऊपर भी छोटे छोटे ब्रुश के सदृश सिलिया की तरह संरचनाएं निकली रहती हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई। जैसे ये सेल, हम देखो ये रसांकुर है, अब ये पूरा रसांकुर बड़ा करके दिखाया है, और रसांकुर बना है छोटी छोटी कोशिकाओं से, एपिथेलियल कोशिकाएं हैं ये, रोमाभी एपिथेलियम जिन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। और इन सिलिएटेड एपिथेलियम की जो कोशिका है इसके ऊपर क्या है, सीलक है, ये रसांकुर है। ये से एक कोशिका को और बड़ा करके दिखा दिया, तो ये सूक्ष्मांकुर है, और ये बढ़ा देते हैं 20 गुना। तो इस प्रकार से ये जो पूरी संरचना है, ये अवशोषण के तल को अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी, 600 गुना तक बढ़ा देते हैं। 600 टाइम, यानी जो अवशोषण, अगर ये बिल्कुल प्लेन होता तो अवशोषण जितना होता उससे 600 गुना होता है। इस उभार का जो विन्यास है, ये उभार का जो सिस्टम है छोटी आंत में बना हुआ, इनके कारण। लेकिन मुख्य रूप से हम कहते हैं कि सबसे अधिक कौन है जिम्मेदार, रसांकुर है, क्योंकि रसांकुर के ऊपर ही सूक्ष्मांकुर है। तो मुख्य रूप से ये रसांकुर संरचनाएं ही अनुकूलित हैं भोजन के अवशोषण के लिए। क्लियर। अब भोजन के अवशोषण के लिए इनके पास क्या क्या है। अगर हम अवशोषण की बात करें तो अवशोषण में मैंने बताया था, किसी भोजन का जो पचित भोजन है उसका रुधिर में या लसिका में मिल जाना भोजन का अवशोषण कहलाता है। अब बच्चों, ये भोजन का अवशोषण जो है ना, 2 तरह से हो सकता है। एक निष्क्रिय अवशोषण, और एक होता है सक्रिय अवशोषण। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण क्या है। देखो, भोजन के जिस अवशोषण में
ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती उसे हम कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण। और भोजन के जिस अवशोषण में ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाए उसे हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। सामान्यतः आपने देखा था कि जब पदार्थ जो होता है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं पदार्थ के में, ये सामान्य विधि है। और जब इनके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली आ जाती है तब हम इसे कहते हैं प्रासरण के द्वारा अवशोषण हुआ, सामान्यतः कहते हैं विसरण के द्वारा अवशोषण हुआ। लेकिन ऊर्जा खर्च करके आप कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भी पदार्थों का अवशोषण करा सकते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करके भी पदार्थों का अवशोषण करा सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। तो हमारी छोटी आंत में दोनों तरह का अवशोषण होता है। जैसे पानी जल है, प्राय निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा ही हो जाता है। कुछ मात्रा में ग्लूकोज यानी कुछ मात्रा में, है ना, लेकिन सोडियम आयन जैसे एमिनो अम्ल और अधिकांश ग्लूकोज, इनका अवशोषण तो भैया सक्रिय अवशोषण ही होता है, यानी ऊर्जा खर्च करके ही होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे यहां पर है ये आंत का हिस्सा ही देखिए, ये वाला हिस्सा है, यहां पर है पचित भोजन। अब इस पचित भोजन में से भोजन के कुछ अवयव तो रुधिर में मिल जाते हैं, रुधिर द्वारा अवशोषित कर ले जाते हैं, और कुछ अवयव रुधिर के द्वारा अवशोषित नहीं होते, वो इस लसिका वाहिनी के द्वारा अवशोषित होते हैं। अब जरा हम एक रसांकुर की संरचना को भी देख लें। जैसा कि हमने बताया, रसांकुर जो है उंगली जैसे उभारनुमा संरचनाएं होती हैं और ये कई लाखों की संख्या में हमारी पूरी आहार नाल की लंबाई की म्यूकोसा में होते हैं। इस उंगली जैसे उभार की गुहा में एक लसिका वाहिनी होती है और उस लसिका वाहिनी के चारों ओर रुधिर वाहिनियों की केशिकाएं होती हैं जो एक जाल बना लेती हैं। जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो भोजन के पाचन में से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, जल, सोडियम आयन, ये रुधिर के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। इनका अवशोषण किसके द्वारा हो जाता है? रुधिर के द्वारा अवशोषण इनका हो जाता है। लेकिन जो वसाएं हमने खाई हैं, जो वसीय अम्ल हैं, उनका अवशोषण सीधे सीधे रुधिर में नहीं होता। वह पहले जितनी भी वसा है, वसीय अम्ल हैं, इन वसीय अम्लों का अवशोषण लसिका वाहिनी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका, पहले लसिका वाहिनी के द्वारा होता है और फिर बाद में लसिका वाहिनी से ये बाद में रुधिर में मिला दिए जाते हैं। अंततः जाना तो उन्हें रुधिर में है, ठीक है, लेकिन सीधे सीधे छोटी आंत में उनका अवशोषण रक्त में नहीं होता। इस प्रकार से छोटी आंत में भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब फिर बड़ी आंत में क्या होता है भाई? बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में कोई रसांकुर नहीं है, लेकिन बड़ी आंत की जो म्यूकोसा है उसमें जल का, अधिकांश जल जो है बड़ी आंत में अवशोषित होता है। यहां पर सूक्ष्म मात्रा में, यहां पर सूक्ष्म मात्रा में जल कम मात्रा में छोटी आंत में और आमाशय में अवशोषित हो रहा है, लेकिन अधिकांश जल का अवशोषण जो है कहां होता है? बड़ी आंत में। कुछ खनिज लवण, कुछ विटामिन्स और कुछ औषधियां बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं।
अब बड़ी आंत, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि आंत में लगातार कर्माकुंचन गति होती है और इस कर्माकुंचन गति के कारण जो है, जो भोजन है वो आंत में आगे बढ़ता है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत के विभिन्न हिस्सों से होता हुआ बड़ी आंत, फिर मलाशय। अब बड़ी आंत तक आते आते जो बाकी बची चीजें भी थी वो भोजन में से अवशोषित हो जाती हैं। अब क्या होगा, हमने कहा था एक होता है भोजन का स्वांगीकरण और एक होता है भोजन का बहिःक्षेपण। अब पहले बहिःक्षेपण की बात ही कर लें, स्वांगीकरण, क्योंकि अब तो स्वांगीकरण जो है, स्वांगीकरण आंत में नहीं हो रहा है, अब तो स्वांगीकरण उस भोजन का होगा जो अवशोषित कर लिया गया है। लेकिन यहां पर बड़ी आंत में बचा क्या है, अब अपशिष्ट भोजन बच गया। अपशिष्ट भोजन में जल है कुछ मात्रा में, और शेष जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ वो, और जो जिस भोजन में से अवशोषण कर लिया गया है वो व्यर्थ पदार्थ जो है मल में है। और इस मल को, ये मल मलाशय में एकत्र हो जाता है, मलाशय में रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा रिफ्लेक्स होते हैं और समय समय पर इस मल का त्याग कर दिया जाता है। ये जो अपचित अपशिष्ट भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर त्यागने की जो क्रिया है वह कहलाती है बहिःक्षेपण। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से भोजन का बहिःक्षेपण हो जाता है, शरीर से मल के रूप में भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उस भोजन का क्या हुआ भाई, जो रुधिर के द्वारा अवशोषित हुआ है, लसिका के द्वारा अवशोषित हुआ और वापस रुधिर में छोड़ दिया गया। अब देखिए, अब इस भोजन का जो अवशोषित भोजन हो चुका है इसका होता है स्वांगीकरण। इस भोजन का क्या होगा, भोजन का स्वांगीकरण। अब आप कहेंगे भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है जी, एसिमिलेशन ऑफ फूड क्या होता है? भोजन का स्वांगीकरण। अब ये जो अवशोषित भोजन रुधिर में गया है, अंततः उसे रुधिर में ही जाना है। अब रुधिर के द्वारा ये पूरे शरीर को वितरित कर दिया जाता है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था भोजन का मुख्य कहां है, शरीर को ऊर्जा देना, वृद्धि विकास करना, है ना। तो अब भाई हर एक ऊतक कार्य कर रहा है, हर एक कोशिका कार्य कर रही है, अब उसे ऊर्जा चाहिए, उसे अपनी वृद्धि भी चाहिए, उसे अपनी संख्या भी बढ़ानी है, तो वो बिना भोजन के संभव नहीं है। तो रुधिर क्या करता है, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से प्रत्येक ऊतक और कोशिका तक ये भोजन पहुंचा दिया जाता है। और जब ये भोजन कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका के भीतर वो कोशाद्रव्य का एक हिस्सा बन जाता है, कोशाद्रव्य का एक हिस्सा बन जाता है उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए, यानी उसका एक भाग बन जाता है। तो पचित भोजन का कोशाद्रव्य का एक भाग बन जाना ही भोजन का स्वांगीकरण कहलाता है। अब ऊर्जा में और दूसरे कार्यों में इस भोजन को क्या कर लिया जाता है, खर्च कर लिया जाता है। जब ये भोजन खर्च कर लिया जाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। तब हमारा मस्तिष्क को ये सूचना जाती है, जब मस्तिष्क को सूचना जाती है तो हमारा जो हंगर सेंटर है, भूख केंद्र है और प्यास केंद्र है, वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, हमें भूख लगने लगती है, हम बाहर से फिर भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका अंतःग्रहण, फिर उसका पाचन, फिर उसका अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिःक्षेपण होता है। इस प्रकार से जब तक हम जीवित, कोई भी प्राणी जीवित रहता है, ये क्रिया उसके शरीर में लगातार चलती रहती है। तो आपको मनुष्य में पोषण अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आहार नाल की संरचना समझ में आई होगी।
अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? अब प्रश्न आता है कि भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसमें। प्रश्न देखिए, इसमें बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न और अत्यंत छोटे प्रश्न, यानी जिन्हें बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, वो पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्न में क्या होगा? लघु उत्तरीय में भाई कोई भी एक घटना के बारे में, जैसे रसांकुर की संरचना और इनका कार्य बताइए, है ना, या भोजन का अवशोषण पे खाली पूछ ले, भोजन का अवशोषण, मुख्य रूप से भोजन का अवशोषण कहाँ होता है बताइए, या पाचन से आप क्या समझते हो बताइए, या मनुष्य की आहार नाल का चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए, तब आपको पूरा बताना पड़ेगा। पोषण पे प्रश्न पूछ सकता है, पोषण विधि के आधार पर जीव जो है कितने प्रकार के, आप कहेंगे स्वपोषी और विषमपोषी, है ना। तो इस प्रकार से आप एडजस्ट करके देखिए कि भाई पूछा प्रश्न क्या है, और जितना प्रश्न पूछा है उसी हिसाब से इसमें से आप अपना आंसर बना के लिखिएगा। तो मैं समझता हूं ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। लेक्चर के बाद एक ही निवेदन आपसे रहता है कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।